मेरा अमरूद 110 रुपए किलो दिल्ली में बिका है। 100 रुपए, 110 रुपए, 112 रुपए आए दिन मेरा अमरूद बिकता है। 10 एकड़ में लगभग मैंने 4600 पौधे लगा रखे। मैं 50 किलो प्रोडक्शन पर प्लांट से ले रहा हूँ। एवरेज रेट की अगर बात करें तो भी मेरे को 6 लाख रुपए एकड़ का अमरूद हो रहा है। आप घर पर एक्वागार्ड का आरओ 15,000 का लगा के पीते हो, हम पौधे को 1.25 लाख रुपए का आरओ लगा के पानी पिलाते हैं। अमाइट कंपनी इजराइल का एक फिल्टर है जो ऑटो वॉश है। ये जो हमने अमरूद लगा रखा है ये SLT पैटर्न लगा रखा है। 15,000 रुपए एकड़ न देखते हुए ये नई टेक्नोलॉजी हमने खुद ने विकसित की। मैंने बहुत से लोगों को सुना मेरा फूल आया गिर गया, मेरा फल आया गिर गया, लेकिन मेरे पास आज भी रेड डायमंड में पर प्लांट पे 100 फ्रूट मौजूद है। मेरा रेड डायमंड आज 2.5 साल का है। 1.5 साल में तो हमने उस पे 5 किलो फ्रूट ही लिया था। इस बार अपन उसमें 20 से 25 किलो फ्रूट ले। आम किसान समझ के खेती करता है। मैं किसान तो हूँ लेकिन मेरी सोच व्यापारी वाली है कि VNR में जितना आदमी खर्च कर रहा है अगर उसका आधा भी रेड डायमंड में करे तो बढ़िया उत्पादन ले सकता है। कि हमने सेंसर सिस्टम pH कंट्रोलर लगा रखा है, मतलब हमारा जो पानी दे रहे हैं वो 100% हम जो pH चाहिए उसी का पानी देते हैं। अगर पानी का pH ज्यादा है तो सल्फ्यूरिक एसिड आके उस पानी को pH कंट्रोल कर देता है। लोगों का रेड डायमंड 90 बिकता है, हमारा रेड डायमंड 110 रुपए बिकता है। ब्रांड बनाने से ये है कि हमारा जो ब्रांड है आदमी को ये विश्वास है कि सांवरिया ब्रांड अगर है मतलब उसमें माल खराब नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि जयप्रकाश धाकड़ का ही बिकेगा, आपका भी बिक सकता है, लेकिन बस शर्त है उसके लिए आपको पौधे को खिलाना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आप ये जो अमरूद देख रहे हैं ये है रेड डायमंड अमरूद, और सर के खेत का जो रेड डायमंड अमरूद है ये भी मार्केट में 110 रुपये किलो के भाव से बिक रहा है। तो हम सर से जानेंगे कि किस तरीके से इनका जो अमरूद है वो मार्केट में 110 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। इसके साथ ही ये जो अमरूद है इसका मैंने टेस्ट किया तो इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो हम सर से ही जानते हैं कि किस तरीके से रेड डायमंड अमरूद की फार्मिंग कर रहे हैं और किस तरीके से इनके जो फार्मिंग की टेक्निक है तो वो आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में, और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। मेरा नाम जयप्रकाश धाकड़ है। मैं ग्राम मऊ, पोस्ट बिलपांग, तहसील व जिला रतलाम का किसान हूँ। मेरा जो अमरूद जो बिकता है वो सांवरिया न्यूट्री फ्रूट के नाम से बिकता है। जी। तो सर जैसे कि अभी हम आपके अमरूद के बगीचे में खड़े हैं, काफ़ी किसानों के हमने भी वीडियो बनाए हैं और देश भर में अलग अलग जगहों पर किसान भाई अलग अलग तरीके से अमरूद की खेती करते हैं। जी। लेकिन आप जिस विधि से अमरूद की खेती कर रहे हैं ये काफ़ी यूनिक तरीका है और हमने भी ये पहली बार देखा है। जी। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये कौन सी विधि है, इस विधि को क्या कहते हैं वो थोड़ा सा। ये जो हमने अमरूद लगा रखा है ये SLT पैटर्न लगा रखा है। जी। ये गोल आकार न होकर T आकार में पौधा रहता है। एक पौधे पर मतलब एक पौधे के लिए 3 तार लगाए जाते हैं। जी। इंगल लगाई जाती है। जी। हमने पर मतलब 35 फीट के अंदर 35 फीट के डिस्टेंस में इंगल लगाया है। जी। और एक इंगल पर 3 तार किया है। ओके। 3 तार का डिस्टेंस 18 इंच है, मतलब 1.5 फुट पर 3 तार है। नीचे जमीन से 1.5 फुट, फिर 1.5 फुट, फिर 1.5 फुट, फिर 1.5 फुट। ओके। हर 1.5 फुट के डिस्टेंस में तार है। तार पर ही हमने टहनियों को चलाया है और उस पैटर्न को SLT पैटर्न बोलते हैं। इस पैटर्न का ये परिणाम रहा कि इससे ऊपर का जो हवा है, पानी है, विटामिन डी जो धूप लगता है वो सब कुछ इसमें अच्छा मिलता है। इससे क्वालिटी बहुत अच्छी बन रही है और उत्पादन बहुत अच्छा मिल रहा है। दूसरा इसका परिणाम ये रहा कि इसकी कटिंग बहुत आसान है। दवाई छिड़कने में बहुत आसान है। गोल वाला पौधा इतना फैल जाता है कि आदमी को निकलने में भी दिक्कत आता है। हम यहाँ जो दवाई छिड़कते हैं वो ब्लोवर से छिड़कते हैं। ब्लोवर से आदमी जब भी दवाई छिड़क सकता है जब डिस्टेंस हो ट्रैक्टर चलने का। अगर इसको गोल पैटर्न लेते तो यहाँ ट्रैक्टर अपन नहीं चला पाते। ओके। तो अभी जैसे मैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल से जानना चाहूँगा कि किसान हमारे जो गोल पैटर्न में फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिशनली जो करते आ रहे सारे प्लांट्स में वही करते हैं। जी। और आप इस तरीके से कर रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस थोड़ा सा और क्या आता है, जैसे जो अपना प्रोडक्शन आता है उसमें क्या डिफरेंस आता है वो भी आप थोड़ा। प्रोडक्शन में इसकी जो क्वालिटी है जी वो बहुत ही अच्छी है। जी। मतलब आम बाजार की तुलना करें तो हमको कम से कम 5 रुपए से 10 रुपए किलो इसका रेट अच्छा मिल रहा है, वो क्वालिटी इंप्रूव है। ओके। दूसरा कटिंग जब लेबर करता है तो वो पूरा फैला हुआ रहता है, उसमें आदमी को कटिंग में दिक्कत आता है। ये SLT पैटर्न ऐसा है बिल्कुल लंबा रहता है तो इसकी कटिंग जल्दी हो जाती है। अपन जो फंगीसाइड डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, जो भी अपन न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो प्रॉपरली तरीके से जाता है। और जब अपन
फर्टिलाइजर या अपन पेस्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड अगर डालते हैं तो प्रॉपरली पौधे के तरफ पहुंच रहा है। उसकी जो गोल वाला रहता है, जो आजकल लगभग आपको 90% गोल ही मिलेगा, 99% यही है। लेकिन ये जो पैटर्न है, इसमें जो भी अपन कीटनाशक डाल रहे हैं, जो भी इंसेक्ट आ रहा है, उसका प्रॉपरली कंट्रोल हो रहा है। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा फिर बाद में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अमरूद के आपके पास टोटल कितने प्लांट है और कितने एरिया में आप इसकी फार्मिंग कर रहे हैं? हमारे पास 10 एकड़ का VNR वेराइटी है और 10 एकड़ का रेड डायमंड वेराइटी है। ओके, तो अब जैसे आप मेरे को ये बताइए कि आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट की डिस्टेंस आपने कितनी रखी है? हमने रो से रो 13 फुट रखी है जी, और प्लांट से प्लांट 7 फुट 7 फीट रखी है। ओके, ठीक है। तो अब जैसे इस हिसाब से प्लांट लगाते हैं तो लगभग जैसे 1 एकड़ की हम बात करें तो कितने प्लांट्स हमारे आएंगे? 1 बीघे में 236 प्लांट। ओके, तो अब जैसे मेरे को ये बताइए कि आपने जो अमरूद की फार्मिंग है जी, इसकी फार्मिंग में आप कैसे आए, कब इसकी शुरुआत की, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ। हमने क्या है, शुरुआत हमने इसकी सन 2000 में की जी। सन 2000 में हम VNR नर्सरी रायपुर गए थे जी। वहाँ पर से ही हम ये प्लांट लाए हैं। पहले हम वहाँ नर्सरी में गए, वहाँ का उनका खुद का फार्म भी है, वो भी देखा, उसका विजिट किया, 2 दिन वहाँ रुके, फिर उनसे पौधे बुक करवाए और लगभग अप्रैल 2000 में हमने ये पौधे यहाँ पे प्लांट लाए। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप, जैसे आपने बताया कि VNR के आपने पहले फार्मिंग स्टार्ट की जी, लेकिन अभी जो समय चल रहा है वो सबसे ज़्यादा किसान फोकस कर रहे हैं रेड डायमंड अमरूद के ऊपर जी। तो फिर आप रेड डायमंड अमरूद के ऊपर कैसे आए, उसकी खेती में क्यों आए, वो भी थोड़ा समझ। देखिए, VNR तो लगभग हजारों बीघे में MP में लगा हुआ है जी। हमको सूचना मिली थी कि एक नई वैरायटी लॉन्च की है जो सीडलेस वैरायटी है, बहुत कम सीड है, मुलायम है और उसका रेट भी बहुत अच्छा मार्केट में मिलता है। तो हम लोग वहाँ पर भी गए, लेकिन ये पौधा 38 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए अगर VNR आप साल भर में 2 क्रॉप लेते हो तो इसको एक ही क्रॉप लीजिएगा। तो हमने बड़ा रिस्क लिया और 20 बीघे का 4600 पौधे हमने वहाँ पे बुक करवाए और वो पौधे हम लेके आए और हमने 10 एकड़ का प्लांट वो भी लगा दिया। ओके, तो सर जैसे कि हम आपके फार्म पे आज जो विजिट किया हमने, उसका मेन मकसद ये है कि हमने अमरूद के काफ़ी सारे वीडियो पहले बनाए हैं। तो हम जैसे कभी ये कहते हैं किसानों को कि जो रेड डायमंड अमरूद है उसकी जो मार्केट रेट है वो 100 रुपये 80 रुपये के आसपास किसानों को मिलती है, लेकिन किसान भाई हमें कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमरूद है वो 40 रुपये 50 रुपये बिक रहा है और आपका जो अमरूद है वो अभी 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है, 110 के आसपास, 105 101 बिक रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि ये रेट का इतना डिफरेंस आपको क्यों? देखिए, हमारा जो अमरूद है, लोग कोई भी कमेंट्स करे, हम प्रूफ सहित बिल सहित आपको अवेलेबल करवा देंगे। मेरा अमरूद 110 रुपए किलो दिल्ली में बिका है, 100 रुपए, 110 रुपए, 112 रुपए आए दिन मेरा अमरूद बिकता है। रेड डायमंड की बात अपन कर रहे हैं, VNR की भी बात अपन करें तो आम लोगों का VNR 30 रुपए 35 रुपए बिक रहा है। मेरा VNR अमरूद 50 से 55 रुपए आज भी गिरी से गिरी कंडीशन में बिक रहा है। उसका भी मैं बिल आपको पेश कर सकता हूँ, कोई भी व्हाट्सएप या फेसबुक पे कमेंट करे तो अपन उसको मैं प्रूफ देंगे। लेकिन उसकी खासियत ये है कि हम लोग जो न्यूट्रिशन देते हैं जी, वो प्रॉपरली तरीके से अगर किसान दे तो उसका रेड डायमंड भी 110 बिक सकता है, उसका VNR भी 50 से 55 रुपए बिक सकता है, उसको भी अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन आम किसान क्या कर रहा है, सिर्फ बेसल डोज लगा देता है, ऊपर से दवाई छिड़क देता है, लेकिन न्यूट्रिशन जो प्रॉपरली पौधे को चाहिए, जैसे आप मानव जीवन है, मानव जीवन को क्या है, सलाद में खीरा भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, मूली भी चाहिए, प्याज भी चाहिए। खाली आपको रोटी सब्जी खिला देंगे तो आप ताकतवर और हुष्ट पुष्ट नहीं बनेंगे। लेकिन अगर पौधा भी, पौधे के जीवन काल में भी आयरन चाहिए, बोरान चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जिंक चाहिए, सल्फर चाहिए, ठीक है, ये सब तत्व की अगर आप प्रॉपरली पूर्ति करेंगे तो आपका साइज, कलर और क्वालिटी सभी चीज अच्छी बनेगी और मार्केट में अच्छा बिकेगा। ऐसा नहीं है कि जयप्रकाश धाकड़ का ही बिकेगा, आपका भी बिक सकता है, लेकिन बशर्ते उसके लिए आपको पौधे को खिलाना पड़ेगा। ओके, तो फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ा बाद में जानना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने रेड डायमंड अमरूद की बागवानी शुरू की तो उस टाइम पे पौधे लगाने से पहले आपने खेत की तैयारी किस तरीके से की, उस टाइम पे क्या फर्टिलाइजर वगैरह डाले आपने खेत, वो थोड़ा सा आप समझाइए। देखिए, हमने क्या है, सबसे पहले तो प्लव की अच्छी जुताई की जी, उसके बाद रोटावेटर चलवाया उस पे ताकि उसके डेफे पे सब प्लेन जमीन हो जाए। उसके बाद हमने पूरा उसकी मैपिंग की
कि भाई कितना बाई कितना एरिया है, अपने को रो से रो कितना रखना है, प्लांट से प्लांट कितना रखना है। उसके बाद हमने चूने की लाइनिंग दी। चूने की लाइनिंग के बाद हमने जैसे 13 फुट रो से रो दिया, प्लांट से प्लांट 7 फुट दिया। उसके बाद बेड बनाने की जो मशीन है उसके द्वारा हमने बेड बनाए, और बेड बनाने के बाद हमने उसमें गड्ढे किए। अच्छा। गड्ढे हमने प्लांट लगाने के लगभग 15 से 20 दिन पहले ही तैयार करा दिया ताकि उसमें धूप वूप सब लग जाए। ओके। और उसके बाद जैसे पौधे हमारे नर्सरी से आए थे, हमने वेलम प्राइम दवाई से उसको ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद देसी गाय का गोबर जो रहता है, गाय भैंस दोनों का ही रहता है, गाय का तो कोई प्रॉपरली अपने को मिल नहीं सकता है, लेकिन गाय भैंस का जो भी देसी गोबर रहता है वो हमने पर गड्ढे पे 1-1 किलो पर गड्ढे पे डाल दिया ताकि वो गड्ढे में मिक्स करे। उसके बाद हमने नीम खली, सरसों की खली, अरंडी की खली और करंज की खली, ये सब मिक्स करवाया चक्की में, और सब खलियों को पर प्लांट पर 1-1 किलो, मतलब 250 ग्राम चारों वेराइटी, नीम, करंज, अरंडी और सरसों, ये भी हमने प्लांट में गोबर के साथ मिक्सिंग किया। और फंगीसाइड जो रहता है बाविस्टिन M42, जो सांप का एक UPL का एक ब्रांड है सांप, अपन किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं, बाविस्टिन M42 जो टेक्निकल है वो भी हमने उसमें डाला ताकि उसमें फंगस ना लगे। और कार्बोफ्यूरान जो रहता है, जो अंदर कीड़े वगैरह, जैसे गोबर में कीड़े रहते हैं, मान लो अपन गोबर डाल रहे हैं उसमें भी कीड़ा चला गया है, मिट्टी में भी कीड़ा है, तो वो प्लांट को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए कार्बोफ्यूरान जो GR आता है उसका उपयोग बाविस्टिन M42, नीम खली, सरसों की खली, अरंडी की खली, करंज की खली प्लस गोबर का खाद, ये हमने उसमें यूज किया और वेलम प्राइम से उसको पौधे को ट्रीट किया। ओके। तो जैसे आपने जो पौधे लगाए, तो पौधे लगाने की सीजन कौन सी थी, कौन से सीजन में आपने? हमने इसको पौधे लगाए मई में। ओके। क्योंकि लोगों का भी ऐसा रुझान है और हमारा भी ऐसा सर्वे है कि बारिश के कम से कम 1 महीने पहले प्लांट खेत पे लग जाना चाहिए, ताकि वो प्लांट अपना ग्रोथ वगैरह चाल पकड़े, उसके बाद ऊपर से बारिश आ जाए। बारिश में अगर अपन लगाएंगे तो बारिश अगर ज़्यादा गिर गई तो वो अपना सर्वाइव नहीं कर पाएगा एकदम, और जैसे गर्मी में अपन लगाएंगे तो पौधा एकदम चाल वगैरह पकड़ेगा करेगा, इतने बारिश आ जाएगी, उसको पर्याप्त पानी मिल जाएगा। तो अनुकूल समय अप्रैल और मई रहता है, बाकी तो इसको 12 महीने बो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो अब जैसे उसके बाद में बात आती है, हमने पौधे लगाए, पौधे लगाने के बाद में पानी देना। जी। तो पानी देने का आपका क्या शेड्यूल रहता है, कौन से सीजन में कितना पानी चाहिए होता है, वो भी आप थोड़ा सा देखिए। मिट्टी के ऊपर है, अगर आदमी की हेवी मिट्टी है तो वो गर्मी में 2 घंटे पानी देगा तो भी चलेगा, 2 घंटे तीसरे दिन। तीसरे दिन। अगर उसकी मिट्टी हल्की है, जैसे हमारी मिट्टी हल्की है, तो हम रोज भी 2 घंटा सिंचाई करेंगे, 24 घंटे में 2 घंटे, तो चलेगा। ठीक है। अब जैसे उसके बाद में एक चीज़ मैं थोड़ी सी और देख पा रहा हूँ कि आपने जो बेड बनाई है वो काफ़ी हेवी और काफ़ी मोटी बेड बनाई है। अक्सर जो फार्मर जो भी फार्मिंग करते हैं वो छोटी बेड बनाते हैं, तो इतनी बड़ी बेड बनाने का क्या कारण? देखिए, दिक्कत क्या है, एक तो हमने रो से रो 13 फुट रखा। 13 फुट रखने का जो कारण था वो सबसे मोटा कारण था कि अपन 40 बीघे में दवाई लेबर या नली से नहीं छिड़क पाएंगे, इसलिए अपन ने छोटा मिनी ट्रैक्टर खरीदा, ब्लोवर खरीदा, ताकि एक दिन में अपन कीटनाशक अगर कोई फंगस आ गया है तो उसको एक ही दिन में अगर 40 बीघे में कंट्रोल करना है तो वो बगैर ट्रैक्टर या मशीनरी के नहीं कर सकते हैं। अगर आम लोग की मेंटेलिटी क्या है, 6x5 पे लगा देना, 10x6 पे लगा देना, प्लांट ज्यादा कर देना, उससे प्रोडक्शन ज्यादा आ जाएगा, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूँ। आम किसान समझ के खेती करता है, मैं किसान तो हूँ लेकिन मेरी सोच व्यापारी वाली है। क्योंकि जब अपन माल क्वालिटी पैदा करना होगा तो इसको हवा पानी चाहिए, तो दूरी भी चाहिए। पौधे से पौधे में अगर दूरी रखेंगे तो हवा पानी बढ़िया मिलेगा। इसलिए हमने दूसरी बात, आप बोल रहे हैं बेड क्यों छोटा बनाया, जब हमारे पास इतना एरिया है तो इसकी मिट्टी जितनी ढीली होगी, लचीली होगी, तो इसका जो जड़ है उसका विकास ज्यादा होगा। एक समतल जमीन जो रहती है और एक जो अपन बेड बना के इस जमीन को वो लचीली कर देते हैं, तो इसका जड़ का विकास ज्यादा होगा। जितना जड़ का विकास ज्यादा होगा इतना पौधे का विकास ज्यादा होगा। दूसरी बात, जैसे मान लो आज बेड अपन छोटा बनाते हैं, जैसे हमारी लेबर इस पे चढ़ के ये अमरूद तोड़ती है, अगर आज अपन छोटा बेड बना देते तो अमरूद लेबर नीचे खड़ी रहती, ये वहां रहता। इसलिए हमने ऐसा बेड बनाया कि हमारा लेबर इस बेड पे चढ़ के तोड़ भी दे
दवाई छिड़कने में कोई दिक्कत नहीं आए। और इतनी जगह हमने छोड़ दी है कि एक ट्रैक्टर छोटा वाला ट्रॉली, माल लोडिंग करने के लिए ट्रॉली अंदर आती है, माल तोड़ने के लिए ट्रॉली अंदर आती है, दवाई छिड़कने के लिए ट्रॉली अंदर आती है। हमारा बेड इतना मजबूत होने के बाद भी आराम से हमारा ट्रैक्टर, ट्रॉली और दवाई छिड़कने के ब्लोअर आराम से इसके अंदर जा रहा है। और इस बेड की देन है कि हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले पा रहे हैं, क्वालिटी ले पा रहे हैं। दूसरी बात, इसमें नमी ज़्यादा समय तक टिक रही है बेड के कारण। ओके, तो अब जैसे इतनी बड़ी जो बेड है आपने बनाई कैसे, वो भी थोड़ा सा मेरे को समझाओ। वो हमने ट्रैक्टर की मशीन आती है बेड बनाने की जी, उसको क्या किया, एक रो में 5-5, 7-7 बार घुमाया। अच्छा। उसकी प्लेट आती है जी। जैसे ही हमने उसको प्लेट को बढ़ाते गए मतलब 5-5, 7-7 बार अपन ने एक ट्रैक्टर को एक ही रो में लगभग 5-6 बार घुमाया। ओके। जैसे मिट्टी चढ़ा दी, फिर उसकी प्लेट सकड़ी कर दी, फिर चढ़ा दी, फिर सकड़ी कर दी, यूं करके लगभग 5 से 6 बार एक रो में घुमा, जब जाके इतना बढ़िया बेड बना है। अब इस बेड को मेरे को लगता है इस पौधे के जीवन काल तक इस बेड को नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक। अब उसके बाद में ये बात आती है कि भाई हमारी जितनी भी वेराइटियां, सबसे कोई ना कोई तो बीमारी आती है। बिल्कुल आती है। तो जो रेड डायमंड अमरूद है उसमें आपको कौन सी बीमारी देखने को मिली है, या फिर जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया हो, वो भी थोड़ा सा मैं जानना। देखिए, रेड डायमंड में ये मानता हूँ कि VNR से कहीं कम गुने खर्चीली वैरायटी है। मतलब अच्छा। रेड डायमंड कम खर्चीली है, VNR ज्यादा खर्चीली है। अच्छा। रेड डायमंड वैरायटी के पत्ता जो रहता है वो मोटा और बड़ा रहता है, उससे सकिंग पेस्ट की जो बीमारी आती है वो रेड डायमंड में कम आती है। अच्छा। मेरा ऐसा किसान के नाते ऐसा सोच है कि VNR में जितना आदमी खर्च कर रहा है, अगर उसका आधा भी रेड डायमंड में करे तो बढ़िया उत्पादन ले सकता है। ओके, तो बीमारियां और उसके अलावा कोई बीमारी देखने को मिली हो जाती है? देखिए, हमारे यहाँ मिलीबग वाली जो अपन समस्या बात करें तो VNR में आई है, रेड डायमंड में नहीं आई है। सिर्फ रेड डायमंड का एक ही लॉस पॉइंट है कि वो टिकती कम है। अच्छा। मतलब ड्रॉप बहुत होती है। अच्छा। तो अब ड्रॉप होने का जो सिस्टम है वो अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आदमी रखे तो मैं ये मान रहा हूँ कि शायद, मैं बहुत बड़ा फार्मर नहीं हूँ लेकिन मैंने बहुत से लोगों को सुना, मेरा फूल आया गिर गया, मेरा फल आया गिर गया, लेकिन मेरे पास आज भी रेड डायमंड में पर प्लांट पे 100 फ्रूट मौजूद है। अच्छा, ठीक। तो अब जैसे मेन चीज़ मैं इसी बात पे आता हूँ कि हमारे भी काफ़ी वीडियो के ऊपर किसानों ने अलग अलग जगहों से कमेंट किया है कि भैया हम रेड डायमंड लगा रहे हैं, हमारे यहाँ पे ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, जो फूल है या फिर जो फ्रूट है वो टिक नहीं रहा है। तो फिर आपका इतना प्रोडक्शन कैसे आ रहा है, वो भी थोड़ा सा आप डिटेल से समझाइए। ये सभी न्यूट्रिशन का गेम है जी। आप प्रॉपरली उसको न्यूट्रिशन देंगे जड़ से प्लस ऊपर से। ओके। स्प्रे में भी न्यूट्रिशन जाएगा, जड़ में भी न्यूट्रिशन जाएगा। अगर आप प्रॉपरली चार्ट फॉलो करेंगे जी, और नीचे से और ऊपर से, और उसके बाद अगर उस पे कलियां, मतलब उस पे फूल आ गए हैं तो फूल के बाद उसका जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, जैसे मान लो ये यहाँ पर फूल आ गया है और ये जो हिस्सा है ये किसान को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा। ये अगर वो तोड़ देगा, ये प्रयोग हमने किसानों ने किया है, किसी कंपनी वाले ने नहीं बोला है। अगर इस पे कलियां और फूल आ रहा है, इसका ऊपर का हिस्सा अगर अपन कट करेंगे तो संभवतः 60-70% ड्रॉपिंग रुक जाएगी। ओके, ठीक, ये तो बात हुई। अब उसके बाद में भी आप मेरे को ये बताइए कि जब हमने पौधा लगाया, आपने जैसे मई में पौधा लगाया, तो आपका एक जो साल होता है, फर्स्ट साल में आप क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, एक साल तक इसकी देखरेख हम कैसे करेंगे, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को देखिए। फर्स्ट साल में अपने को क्रॉप तो लेना नहीं है जी, क्योंकि VNR वाले भी बोलते हैं कि कम से कम 3 साल में क्रॉप इसका चालू करना चाहिए, फिर भी किसान 1.5 से 2 साल में चालू कर देता है। हमने खुद ने VNR में भी 1.5 साल में क्रॉप ले ली थी, कम ली थी, 10-20 फ्रूट लिए थे। रेड डायमंड में भी हमने पिछले साल 10-20 फ्रूट ही लिए थे कि कम से कम खा लेंगे, लोगों को खिला देंगे, कम से कम आए हैं तो उनको ले। मैनेजमेंट ये रहता है प्रॉपरली, जैसे शुरुआती अवस्था है, मकान की नींव हो रही तो नींव अपने को स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। अब अपन नींव स्ट्रांग बनाएंगे तो ही पौधा मजबूत बनेगा। अपन कम से कम ये क्रॉप गिरी से गिरी कंडीशन में 15 साल की मान के इसको चला रहे हैं। 15 साल तक इस पौधे को अगर प्रॉपरली चलाना है तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है कि पौधे का न्यूट्रिशन कमजोर तो नहीं है, पौधे में कोई फंगस तो नहीं है, पौधे में कोई कीड़ा तो नहीं है। इसकी देखभाल रखते रखते प्लस चलते रहो और न्यूट्रिशन दिए जाओ, पौधा फैला जाएगा अपने आप। ठीक। तो अब जैसे एक चीज़ और बताए, टेम्परेचर के बारे में आप बात कर रहे थे, 38 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा में ये मतलब इसमें मुश्किल आती है जी। तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर अगर सही से होता है तो इसके हम एक अच्छी क्रॉप ले सकते हैं? मिनिमम क्या है,
अंदर में तो आप 20 डिग्री पे जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर 38 डिग्री से ऊपर अगर जाओगे तो इस वैरायटी में पकने की समस्या और लाल होने की समस्या आ सकती है। पिछली बार मार्च और अप्रैल में हम लोगों ने मंडी में माल बेचा था, रेट भी अच्छा मिला 80 से 100 रुपया। हमने उसमें बर्फ रखकर भी मंडी बेचा है। मतलब 5 किलो अमरूद नीचे रखते थे, 1 किलो दूध की थैली में बर्फ लगाते थे और ऊपर से फिर 5 किलो डाल के उसको पैक करके दिल्ली बेचते थे, ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा शांत रहे। क्योंकि पिछली बार टेम्परेचर बहुत मेहरबान था, इसलिए एमपी में खूब टेम्परेचर था। लेकिन फिर भी ये वेराइटी 38 डिग्री से अंदर ही है, इसलिए किसानों को ये प्रयास करना चाहिए कि इसकी मई और जून में कटिंग दे और इसको दिसंबर जनवरी तक हार्वेस्ट करके खत्म कर दे। ज्यादा से ज्यादा इसको आप 31 मार्च तक इसको पूरे प्लाट को खत्म करोगे तो ये वैरायटी सर्वाइव करेगी, अन्यथा आप पैसे भी बिगाड़ोगे कोई मतलब नहीं। लेकिन वैरायटी बहुत शानदार है, रेट बहुत शानदार है। एक बार जो टेस्ट कर लेगा वो मेरे हिसाब से एप्पल खाना बंद कर देगा, अमरूद खाएगा। जैसे अभी हमने अभी आपके फार्म पे टेस्ट किया तो उसका जो टेस्ट है वो जो दूसरे फार्मर काफी जगहों पे हमने जो टेस्ट किया है उस रेड डायमंड से काफी ज्यादा अलग टेस्ट। ये न्यूट्रिशियन का कमाल है जी। तो अब जैसे ये तो सारी चीज़ें बताई दी, आप हम सारी बात कर रहे हैं इसकी फार्मिंग के बारे में, सारी चीज़ आके यहीं पर अटक रही है कि जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है वो ही है। तो जैसे किसान पूछेंगे भाई न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, तो वो आप थोड़ा सा हमें डिटेल से समझाइए कि कहाँ से लेकर कौन सा फर्टिलाइज़र हमें कितना देना है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किस तरीके से करना है वो भी थोड़ा सा। देखिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो है जी, NPK भी पौधा को चाहिए जी, ठीक है, पोटास भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, बोरान भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, ठीक है, मैग्नीशियम भी चाहिए, अमोनियम भी चाहिए, पौधे को सभी चाहिए। उसके लिए आपको प्रॉपरली एक चार्ट बनाना पड़ता है, हम लोग वो चार्ट भी आपको उपलब्ध करा देंगे। उसके अलावा हमारे पास ऑटोमेशन लगा हुआ है जी, और एक अमाइड कंपनी इजराइल का एक फिल्टर लगा हुआ है जी। आप घर पर पानी पीते हो जी, एक्वागार्ड का आरओ 15,000 का लगा के पीते हो, हम पौधे को 1.25 लाख रुपए का आरओ लगा के पानी पिलाते हैं। 1.25 लाख के फिल्टर में पानी फिल्टर होता है, फिर पौधे को जाता है। मतलब हम पौधे को भी 1.25 लाख के फिल्टर में फिल्टर करके पानी देते हैं। अमाइड कंपनी इजराइल का एक फिल्टर है जो ऑटो वॉश है, 4 साल में हमने उसको कभी वॉश नहीं किया, ऑटोमेटिक वॉश होता है, मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट है, घंटे भर उसका सिस्टम कर दो, आपको घंटे में वॉश करना, आधे घंटे में करना, जब भी आपको फिल्टर करना हो फिल्टर करके पानी बाहर कर देगा। रही बात ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन हमने एग्रीमेटिक्स कंपनी है अपना इसकी नासिक की, उसका लगा रखा है। 1,000 लीटर के हमने टैंक भी लगा रखे हैं, मशीन भी लगा रखी है, सेंसर वाला पीएच कंट्रोल है हमारे यहाँ। आप देखोगे तो रेड डायमंड का स्वाद तो आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन VNR का स्वाद भी इतना बढ़िया लगेगा कि बहुत से बगीचे वाले बोलते हैं हमारे पास 10-20 बीघे का अमरूद तो है, लेकिन घर खाने के लिए आप 5 अमरूद हमको दे देना, आप जैसा स्वाद हमारे इसमें नहीं है। क्यों कि हमने सेंसर सिस्टम पीएच कंट्रोल लगा रखा है। मतलब हमारा जो पानी दे रहे हैं वो 100% हम जो पीएच चाहिए उसी का पानी देते हैं। अगर पानी का पीएच ज्यादा है तो सल्फ्यूरिक एसिड आके उस पानी को पीएच कंट्रोल कर देता है, ताकि पौधे को 6.5 से 7.5 पीएच वाला पानी जो चाहिए वो ही हम देते हैं। उसकी ही देन है कि प्रॉपरली फर्टिलाइजर लग रहा है, प्रॉपरली पेस्टिसाइड लग रहा है और पीएच कंट्रोल वाला पानी जा रहा है, उससे हमारे बगीचे का स्वाद बहुत अच्छा है जी। तो अब जैसे आपने बताया कि फर्टिलाइजर शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए, कब कौन सा फर्टिलाइजर देना होता है, कौन से स्टेज में कौन कौन से फर्टिलाइजर होते हैं, वो भी थोड़ा सा मेरे को देखिए। हमने क्या है तो हम पूरी स्क्रीन पे दे देंगे। हमने क्या है चार्ट पूरे साल का बना रखा है जी। जब पौधे को आराम करना है, जब हम कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। शुरुआती स्टेज जब कटिंग अपने मार दी है कि भैया आप पौधे की कटिंग कर दी है, जब हम इको एसिड भी चलाते हैं ताकि इसका पीएच कंट्रोल रहे। उसके बाद 14-48 वाला जो फर्टिलाइजर रहता है वो भी हम देते हैं ताकि इसका फुटान चालू हो। फास्फोरस और नाइट्रोजन देते हैं। फास्फोरस और नाइट्रोजन के बाद पीबी किट आता है, मतलब बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया भी हम नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के सभी बैक्टीरिया चलाते हैं ताकि जमीन में जो भी चीजें पड़ी है। उसके बाद हम बेसल डोज जो कटिंग होती है उसके जस्ट बाद इसमें बेसल लगा देते हैं। बेसल में हम NPK लेते हैं। NPK के अलावा हम जैसे मल्टीप्लेक्स है या अपना यारा कंपनी है या कोई भी ब्रांडेड कंपनी, अपन किसी कंपनी का प्रमोट नहीं करते हैं, उसकी कीट आता है। कीट में कॉपर, मैग्नीज आता है, मैग्नीशियम आता है, बोरान आता है और
2 आइटम और आते हैं उसमें, वो 5 आइटम का एक कीट बन के आता है। वो कीट भी हम बेसल में डालते हैं, एनपीके भी डालते हैं। एनपीके में पोटास की मात्रा थोड़ी कम रहती है, 12-32-16% रहती है। हम उसमें जो 50% वाला म्यूरेट ऑफ पोटास आता है वो भी इसके अंदर डालते हैं। प्लस इसमें हम माइकोराजा डालते हैं ताकि माइकोराजा से जमीन का जड़ का विकास हो। तो माइकोराजा, कीट, एनपीके और पोटास ये हम बेसल में भी डालते हैं। उधर प्रॉपरली हम इको एसिड से चालू करते हैं, बैक्टीरिया देते हैं, 14-48 से इसका चालू करते हैं। फिर हमारा एक शेड्यूल चल जाता है पूरा जो प्रॉपरली कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉम्बी 2 मतलब सभी चीजें आती है उसमें, आयरन, बोरान, जिंक, फेरस, ये वाला कॉम्बी 2 चलाते हैं। 13-0-45 वाला पैटर्न चलता है। अगर फ्रूट आ गया, फ्रूट की साइज बढ़ाना है तो हम उसको 13-0-45 डालते हैं। 12-61-0 डालते हैं। अगर फ्रूट पकने पे आ गया, 200 ग्राम का फ्रूट हो गया, अपने को कलर लेना है तो पोटेशियम सोनाइट देते हैं। पोटेशियम सोनाइट के बाद भी अपने को लगता है तो 0-0-50 देते हैं। तो मतलब 0-0-50, 13-0-45, पोटेशियम सोनाइट, 14-48, 12-61-0, अमोनियम प्लस कॉम्बी 2। ये इतने न्यूट्रिशन प्रॉपरली जो चार्ट है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वो एकड़ वाइज हमने बना रखा है, उसको आप 8 दिन में चलाओ या पर डे चलाओ। हमारे पास ऑटोमेशन है तो हम उसको पर डे में हमने बांट रखा है। किसान चाहे कि ऑटोमेशन नहीं है, छोटा किसान है तो उसको 8 दिन में बंटवा देंगे। अपन एकड़ से उसको चार्ट दे देंगे कि भैया ये 1 एकड़ में आपको 1 महीने में इतना खाद देना है। उसको महीने को आप 8 दिन में बांट लो, 8 दिन को चाहो तो पर डे में बांट लो। अपन एकड़ वाइज क्वालिटी देंगे, क्वांटिटी देंगे, जैसा किसान उचित समझे, जो किसान की व्यवस्था हो। क्योंकि हर किसान ऑटोमेशन वाला नहीं रहता है तो वो 8 दिन में ही खाद देगा, अपन उसको पर डे का बोल देंगे तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रिशन की बात। अब जैसे आपका पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का जो स्प्रे का जो शेड्यूल होता है जी, ये कितने दिन का होता है, कितने दिन में आप करते हैं, वो भी थोड़ा सा देखिए। हम लगभग 8 दिन से 12 दिन में इंसेक्ट वाला, मच्छर वाला, ठीक है, इल्ली अगर आई है तो उसको देखते हैं। फंगस वाला है, कॉन्टेक्ट और सिस्टेमेटिक। हम 1 डोज कॉन्टेक्ट और सिस्टेमेटिक लेते हैं, दूसरा 10-12 दिन वाला सिस्टेमेटिक ले लेते हैं, तीसरा वापस अगर 36 दिन में कोई आता है, 30 दिन में कोई आता है, सिस्टेमेटिक और कॉन्टेक्ट लेते हैं। अधिकतर नॉर्मल फंगिसाइड चलाते हैं जब बेगिंग हम करते हैं, जब ये फ्रूट है। अब इस फ्रूट को अगर अपन पैकेट पहनाएंगे उसके बाद इसमें जो भी लगना है सिस्टेमेटिक काम करेगा। क्योंकि जो भी कांटेक्ट वाला है वो अगर ये फ्रूट बाहर है तो इसमें सिस्टेमेटिक और कांटेक्ट दोनों काम करेगा। तो हम ज्यादा जो फंगिसाइड हेवी यूज करते हैं वो जब इसमें फोम और वो पहनाते हैं, जैसे ये पैकेट पहनाया है, ये पैकेट पहनाने वक्त हम ज़्यादा हेवी फंगिसाइड यूज़ करते हैं। बाद में हम सिस्टेमेटिक और कॉन्टेक्ट फंगिसाइड यूज़ तो करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में भी आप मेरे को बेगिंग के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल से बताइए कि बेगिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी थोड़ा सा देखिए। ये जो फ्रूट आपको दिख रहा है जी, लगभग ये फ्रूट 30-40 ग्राम का होगा जी। ये साइज होने पे हम इसको बेगिंग करते हैं। बेगिंग करने के पहले हम इसमें मच्छर की, इल्ली की, फंगिसाइड पूरा छिड़केंगे जी। उतना ही एरिया छिड़कते हैं जितना आज बेगिंग हो सके, ताकि इसमें मच्छर अच्छर न घुसे जी। आज दवाई छिड़क देंगे, इसके ऊपर फोम पहनाएंगे जी। ये जैसे फोम रहता है, ये हम इसमें फोम चढ़ाते हैं जी। फोम चढ़ाने के बाद ये हमारा पैकेट रहता है जी, जिसमें अंदर ये एंटीफॉग थैली रहती है, ये फोम जी, ये एंटीफॉग थैली और ये कागज का कवर्ड है, ये पूरा इसके ऊपर लग जाता है। तो अब जैसे बेगिंग के बारे में बात हो गई, एक चीज़ आप मेरे को और बताइए, जैसे अभी आपने यहाँ पर जो ड्रिप लगा रखी है ज़मीन से काफ़ी ऊपर लगा रखी है। जी जी। नॉर्मली हमारे जो भी किसान फसल लगाते हैं कोई भी, ड्रिप सीधी ज़मीन के ऊपर ही रखते हैं ड्रिप। जी जी। तो ये भी आप मेरे को थोड़ा सा समझाइए। आम किसान क्या करे, मेरे हिसाब से 100 में से 99 किसान के ड्रिप नीचे ही मिलेगी जी। हमने एक एक्स्ट्रा खर्चा किया है, इसका 15,000 रुपये पर एकड़ खर्च नया आया है। अच्छा। इसमें हमने GI का तार लगाया है जी। इंगल पे हमने पर इंगल पे ये लोहे का ये दिया है जी। ये लोहे का पत्ती दी है जी। ये GI का तार दिया है पूरा, और ये ड्रिप इस पे इसलिए बांधी है, इसका तात्पर्य ये है कि बगीचे में घास तो रहती है जी, और लोगों का ऐसा सोच भी है कि घास रहेगा तो नमी
पर्याप्त रहेगी, मतलब घास रहेगी तो एकदम पानी सूखेगा नहीं, इसलिए बहुत से लोग बगीचे में घास रखते भी हैं, हम भी रखते हैं। नीचे जब ड्रिप रहती है, जब चूहे काटते हैं, गिलेरी काटती है, और कट जाने के बाद आम किसान को जब मालूम पड़ता है जब ये पौधा सूख गया, क्योंकि वहाँ पानी नहीं जाता है, कट गया तो इधर वाला पी जाएगा, वो बाहर वाली लाइन बंद हो जाएगी। तो हमने बहुत से लोगों के बगीचे देखे हैं जहाँ ड्रिप की बहुत दिक्कतें आई है। साल 2 साल में ड्रिप चाक हो गई, साल 2 साल में ड्रिप चूहे ने काट दी, गिलेरी ने काट दी, तो वहाँ बहुत कठिनाई का उनको सामना करना पड़ रहा था। इसलिए हमने 15,000 रुपये एकड़ न देखते हुए ये नई टेक्नोलॉजी हमने खुद ने विकसित की, और इससे रात को आप जैसे 5-6 बजे के मौसम में गर्मी है, बढ़िया मोटर अगर चालू रहे तो बढ़िया टपक 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 ऐसा सिंचाई गिरती है कि यहाँ बैठे हैं कुर्सी लगा के इसके अंदर, तो एक आनंद का एहसास होता है और बहुत बढ़िया लगता है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, किसान को ये चीज करना चाहिए। इससे ड्रिप चाक होगी तो भी आपको पता चलेगा, जानवरों से इसकी सुरक्षा है और चूहा या गिलहरी कोई भी इसको नुकसान नहीं करेगी। एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, 15 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो अब उसके बाद में मैं आता हूँ कि प्रोडक्शन के ऊपर, तो आपको अभी कितना एवरेज प्रोडक्शन मिल रहा है? देखिए, मेरा VNR के पौधे की अपन बात करें तो VNR का पौधा मेरा 4 साल का है। ओके, ईयरली पर प्लांट से मैं कम से कम 50 किलो फ्रूट ले रहा हूँ। ओके, और रेड डायमंड से? रेड डायमंड शुरुआती स्टेज जो मेरा रेड डायमंड आज 2.5 साल का है, 1.5 साल में तो हमने उस पे 5 किलो फ्रूट ही लिया था। इस बार अपन उसमें 20 से 25 किलो फ्रूट ले रहे हैं। ओके, का जो मैंने पैकिंग सिस्टम देखा है जी, मार्केटिंग का जो आपका सिस्टम है वो भी काफ़ी यूनिक है। आप पूरा बॉक्स बना के भी इसको आप मतलब अपने खुद का ब्रांड बना के बेच रहे हैं, तो उसका क्या आपको बेनिफिट? देखिए, दिक्कत क्या है, बॉक्स जो है हमने बॉक्स की क्वालिटी अच्छी ले रखी। अच्छी क्वालिटी से तात्पर्य ये है कि जैसे हम यहाँ से दिल्ली परिवहन करते हैं, दिल्ली वाले व्यापारी इसको बाहर बेचते हैं। बॉक्स अगर अपना अच्छा रहेगा, जैसे हमारे दिल्ली वाले व्यापारी बोलते हैं बॉक्स बनाओ तो धाकड़ जी जैसे बनाओ, क्यों? कितनी भी सील आई, कितनी भी नमी रही, तो हमारा जो बॉक्स रहेगा वो सील नहीं पकड़ेगा, बैठे नहींगा। उसकी बदौलत ये है कि हमारा माल 2-5 रुपए मंडी में बॉक्स के कारण ज्यादा ही बिकता है। दूसरी बात, ब्रांड इसलिए हमने बनाया कि आज जैसे हमारा VNR 50-55 रुपए बिकता है, लोगों का 28-30 रुपए बिकता है, लोगों का रेड डायमंड 90 बिकता है, हमारा रेड डायमंड 110 रुपए बिकता है। ब्रांड बनाने से ये है कि हमारा जो ब्रांड है, आदमी को ये विश्वास है कि सांवरिया ब्रांड अगर है मतलब उसमें माल खराब नहीं आएगा। मतलब ब्रांड का ये मतलब है, हमने ब्रांडिंग जैसे दो दुनिया में आजकल उसूल है, दिखेगा वो बिकेगा, इसलिए हमने उसको रेड डायमंड के बॉक्स को, क्योंकि वो वैरायटी महंगी है इसलिए उसको मल्टी कलर में बनाया, ताकि बॉक्स भी एक आकर्षित रहे, बॉक्स मजबूत रहे, ताकि ले जाने वाला उसको खुश दिल से ले जाए। और मैं आम किसान से भी यही आग्रह करूंगा आपके वीडियो के माध्यम से कि भैया 1 रुपए किलो का फर्क पड़ता है अच्छा बॉक्स और खराब बॉक्स बनाने में। आप अच्छा बॉक्स बना, अपने खुद का ब्रांड विकसित करें, और ब्रांड विकसित करेंगे तो मंडी में आपका ब्रांड बिकेगा। खाली एक सिर्फ बिना ब्रांड वाले खोखे बना के मार्केट में बेचने से, भेड़ चाल चलने से कुछ नहीं होगा। अपना ब्रांड मजबूत कीजिए, अपना ब्रांड बनाइए और उसमें क्वालिटी दीजिए। आज क्वालिटी देंगे तो कल मध्य भाव में भी आपका माल अच्छे भाव बिकेगा और आज अच्छे भाव में भी अच्छा भाव बिकेगा। ओके, तो अभी जैसे हम बात करते हैं लास्ट में टोटल प्रोडक्शन की और टोटल अर्निंग की, तो आपका 1 साल का इस फार्म से कितना मतलब उत्पादन हो जाता है और उसकी अर्निंग लगभग कितनी हो जाती है? देखिए, मेरा जो VNR का फॉर्म है, अगर अपन VNR के फॉर्म की बात करें तो VNR के फॉर्म मैंने 10 एकड़ का मेरा फॉर्म है। 10 एकड़ में लगभग मैंने 4600 पौधे लगा रखे हैं। 4600 पौधे यानी 10 एकड़ 20 बीघा। मेरा अपन मोटे तौर पे या छोटे तौर पे बात करें, मैं 50 किलो प्रोडक्शन पर प्लांट से ले रहा हूँ। एवरेज रेट की अगर बात करें तो भी मेरे को 6 लाख रुपए एकड़ का अमरूद हो रहा है। ओके, तो लास्ट में आप हमारे किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अमरूद की फार्मिंग के बारे में? मैं जो किसान भाई है उनको भी, या जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं कि भाई 10,000 की नौकरी मिल जाए, 20,000 की मिल जाए, 50,000 की मिल जाए, उससे बेहतर है अगर आपके पिताजी के पास 10 बीघा ज़मीन है या 20 बीघा ज़मीन है तो आप अमरूद की नई नई वैरायटी आ रही है। अभी रेड डायमंड जो आई है बहुत अच्छी वैरायटी है। VNR भी कोई ख़राब वैरायटी नहीं है। रेड डायमंड में एक नई वैरायटी और अभी एक विकसित हो रही है जो 45 डिग्री टेम्परेचर तक उसको सर्वाइव करेगी। मेरा किसान भाई से
या स्टूडेंट लोगों से या नया जो किसानी करना चाह रहा है उससे भी मेरा आग्रह है कि भैया 10, 20, 40, 50 हज़ार की नौकरी में न पढ़कर खुद का व्यवसाय चालू करें, दूसरे के ऊपर निर्भर न होकर आत्मनिर्भर बने और खेती अगर टेक्निकली तौर पे करे, प्रॉपरली मैनेजमेंट करे, फर्टिकेशन का, इंसेक्टिसाइड का, अच्छा अपना ब्रांड बनाए, अच्छी मेहनत करे, तो बिजनेस में खेती करने में या अमरूद लगाने में कोई नुकसान नहीं है। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से आपने अमरूद की फार्मिंग में हमारे किसान भाइयों को काफ़ी यूनिक जो जानकारी दी और आपने जो टाइम निकाला हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके लिए आपका हमारी तरफ से और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप अमरूद की फार्मिंग कर सकते हैं और इसकी फार्मिंग करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।